हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 4 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कोट वो देख लेते हैं। आपके सामने है यहाँ पर वर्ल्डली वाइज ये कोट है एमओ फिलिप्स का और उन्होंने कहा आई यूज्ड टू थिंक दैट द ब्रेन वाज द मोस्ट वंडरफुल ऑर्गन इन माई बॉडी। मैं ये सोचता था कि भाई मेरे शरीर में सबसे शानदार अगर कोई हिस्सा है, कोई अगर पार्ट है मेरी बॉडी का, तो वो है ब्रेन। फिर मैंने रियलाइज़ किया, देन आई रियलाइज्ड हु वाज टेलिंग मी दिस। और ये मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मुझे बोल कौन रहा है, दिमाग ही तो बोल रहा है। दैट मीन्स अपने मुंह मिट्ठू मियाँ। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने दिमाग के हिसाब से अगर दुनिया को देखते हो तो वो बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि दिमाग आपको वो ही दिखाएगा जो दिमाग को आपके को पसंद आ रहा है। दैट मीन्स आप रियलिटीज़ को रियलाइज़ करो, प्रेजुडाइज मत रखो दिमाग में। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दिमाग के अंदर आप नेगेटिविटी आ रही है, माहौल जैसे आप कोविड का ही एग्जाम्पल लो, राइट। तो ऐसे में अगर आप दिमाग के अंदर केवल नेगेटिव चीज़ें सोचते चलते जाओगे तो आपके सामने अगर कोई पॉजिटिव चीज़ भी होगी तो आप ये सोचोगे अरे यार कल मरने वाले हैं, क्या करेंगे, समझे। तो ब्रेन को आप अपने कंट्रोल में रखो, इतना ज़्यादा भी नहीं कि ब्रेन आपको पूरा इस तरह। पॉइंट क्या आ रहा है कि ब्रेन को सबसे पावरफुल बता दिया, बट फिर बाद में पता क्या पड़ा कि ये मुझे बता कौन रहा है, ब्रेन ही तो बता रहा है, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे मेरा दिमाग बता रहा है। तो ओवरऑल बात ऐसी है कि रियलिटीज़ जो दूसरी फैक्ट्स हैं उनको आप इग्नोर मत करो। लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रूटीन फिक्स करो। कोविड को भी टाइम दो, ऐसी बात नहीं है, कोविड के बारे में भी सोचना चाहिए, अवेयरनेस रखने की ज़रूरत है, अलर्टनेस रखने की ज़रूरत है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने की ज़िंदगी में, वो चीज़ें भी करो, एक पॉजिटिव बिहेवियर लेकर के आओ। ओके, अब देख लेते हैं आर्टिकल्स को। देखो, ये आर्टिकल पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं डिस्कस करेंगे, ये आर्टिकल वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे आप देखोगे ये आर्टिकल केरला पॉलिटिक्स बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। और इधर आप देखोगे एक दिन मेरा पेंडेमिक के साथ, इन्होंने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताया है, जो कि आप न्यूज़ रिपोर्ट्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया वो सारी देख रहे हो कि पहले ऑक्सीजन की कमी आई, वैक्सीन्स की कमी आई और अब क्रिमेटोरियम्स में लकड़ी की कमी आ रही है। तो देखो कि कितना ज़्यादा ग्रेवर सिचुएशन है। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर चपल मेहरा जी। तो वैसे तो डिस्कस करने लायक है नहीं, पर एक बार आप खुद देखना चाहो तो देख लो, हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा बाकी एक ये जो लास्ट आर्टिकल बचा है एडिटोरियल पेज पे, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें बताया है कि जिसका ब्रेन स्मॉल होता है वो ज़्यादा स्मार्टर होता है। ये नई स्टडीज़ में पता पड़ा है कि जिसका ब्रेन बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं ज़्यादा, आप खुद से देखना चाहो देख लेना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दिल्ली ब्रिटेन रिलेशन, मतलब इंडिया यूके रिलेशंस को लेकर के आर्टिकल है, देखेंगे इस आर्टिकल को। इस तरफ तमिलनाडु की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। नीचे आप देखोगे सोली सोराब जी, जो हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, जिनका डिमाइस हुआ है अभी, तो उन्हीं की लाइफ का पूरा एक क्लियर वो एक सीक्वेंस बता रहे हैं, जिसमें केशवानंद भारती केस का भी जिक्र आ रहा है। इसके अलावा एमरजेंसी पीरियड की बात भी की जा रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जब बात आ रही थी उसकी बात भी की जा रही है। तो मतलब उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें हैं। आपके लिए टास्क छोटी सी है, एम लक्ष्मीकांत की बुक उठाओ, एमरजेंसी पीरियड के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दोनों को डिटेल में पढ़ना है। एक तो ये करो काम। दूसरा, आप केशवानंद भारती केस से रिलेटेड जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया, उस बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन वाले चैप्टर को भी पढ़ डालो। तो ये 3 काम आपको अभी सेल्फ स्टडी के बेसिस पे करने हैं। बाकी एक आर्टिकल हमारे पास में, वो देख लेते हैं। तो आर्टिकल है दिल्ली टू लंदन रिकनेक्शन, दिल्ली से लंदन के बीच में एक नया कनेक्शन या फिर पुराने कनेक्शन को रिवाइवल मिलना। राजा मंडल का ये पार्ट है, सी राजा मोहन के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल। दिल्ली और लंदन दोनों के दोनों कोरोना के बैड लक में फंसे पड़े हैं और पिछले कई दिनों से, कई महीनों से दोनों प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन,
दोनों मिलने के लिए कितनी ही शेड्यूल सेट कर चुके हैं, बट अल्टीमेटली अब डिजिटल कॉन्वर्सेशन होगी आज ट्यूसडे को, ठीक है। क्योंकि कोविड के चलते कभी हमारे यहाँ से हम नहीं जा पाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर यूके नहीं जा पाए क्योंकि यूके में आउटब्रेक था, उस टाइम पे कोविड की सेकंड वेव थी। अब यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इंडिया में अभी सेकंड वेव आउटब्रेक चल रहा है। तो ऐसे में दोनों कंट्रीज़ की जो लीडर्स हैं उनमें विल तो है, पॉलिटिकल विल तो दिखा रहे हैं कि हम एंगेजमेंट आगे करेंगे, बट प्रॉब्लम पेंडेमिक बनी हुई अभी भी बरकरार है, ठीक है। कॉपरेशन कहीं ना कहीं इस पेंडेमिक के चलते और ज़्यादा बढ़ने का स्कोप दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों को बहुत बुरे तरीके से, दोनों कंट्रीज़ को परेशान किया है इस बीमारी ने। आज इंडिया की बात करें तो ब्रिटेन ऑलरेडी कोविड-19 की बहुत बुरी मार झेल चुका है जो कि आज इंडिया झेल रहा है। तो दोनों लीडर्स के बारे में जब भी ये एंगेजमेंट आज हो रही है तो इसमें ये डेफिनेटली डिस्कशन का पॉइंट रहेगा कि भाई इस बीमारी का क्या किया जाए। दूसरा, अभी जो इमीडिएट रिलीफ देने की बात है जिसमें ऑक्सीजन भी हो गई, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी हो गए जिससे कि कोविड विक्टिम्स को ट्रीट किया जा सके, उसमें दोनों एंगेजमेंट लाने की बात करेंगे इंडिया और यूके। पर उसके अलावा भी बायलैटरल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दोनों की दोनों कंट्रीज़ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को ध्यान में रख करके, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को ध्यान में रख करके आगे बढ़ें, उसमें और ज़्यादा स्कोप देखने को मिलेगा। हेल्थ सेक्टर तो है ही, इसके अलावा ग्लोबल वॉर या फिर ग्लोबल वॉर ऑन वायरस तो है ही, बाकी जो चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू रहेगा जिस पे बातचीत होने वाली है। मेडिकल सप्लाईज को रेजिलिएंट बनाना कि चाहे बुरी से बुरी कैसी परिस्थिति आ जाए, बट वैक्सीन की सप्लाई हो गई, ड्रग्स की सप्लाई हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, इनमें कभी कमी ना आए, इस पर बातचीत ज़रूर होगी दोनों के बीच में। और आप देखोगे G7 की मीटिंग भी अब की बार होस्ट की जा रही है यूके के द्वारा ही, ठीक है। तो उसमें G7 कंट्रीज जो कि वर्ल्ड के 7 प्रॉस्परस कंट्रीज हैं, प्लस में 3 और कंट्रीज को इनवाइट किया जाएगा। तो ऐसे में ये ग्रुपिंग हो गई G7+3, और +3 के अंदर इंडिया भी इन्वाइटेड है क्योंकि G7 में तो इंडिया नहीं आता, बट +3 में इंडिया इन्वाइटेड है। और ये जो मीटिंग होगी ये फिजिकल मीटिंग होगी, दैट मीन्स सभी लीडर्स की प्रेजेंस वहाँ पर होगी, वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ठीक है। ये फिजिकल समिट है जो कि अगले महीने में होगी और इसको होस्ट करेंगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। तो पॉसिबिलिटीज़ तो ऐसी है कि बातचीत वैक्सीन प्रोडक्शन से लेकर के इंडिया में पब्लिक हेल्थ सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, इसके अलावा जो पिछले कई हफ्तों से जो भी परेशानियां बढ़ती चली जा रही है इस करंट पेंडेमिक के चलते, इसको रोके कैसे और आगे आने वाले टाइम पे इसी करंट पेंडेमिक से सीख के फ्यूचर पेंडेमिक्स को कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन हो सकता है। इसके अलावा हो सकता नहीं, होगा ही। ऐसे में करंट कोविड से दिल्ली जो है अपनी अभी जो सिचुएशन है इससे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है कि हाँ, कि कौन कौन से देश जो हैं वो इंडिया के साथ में लाइक माइंडेडनेस रखते हैं, साथ में आकर के इस बीमारी को रोकना चाहते हैं और रही सही में जो भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनमें साथ दे सकते हैं। तो ब्रिटेन और G7 दोनों की दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन इंडिया के लिए यहाँ पर अवेलेबल है कि हम हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लें और साथ में फ्यूचर अगर कोई ग्लोबल पेंडेमिक आती है तो उसको ईजिली मैनेज किया जा सके। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों प्राइम मिनिस्टर अगर बातचीत करेंगे तो बायलैटरल बिजनेसेस भी इनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहने वाले हैं। देखो, वेस्टर्न पावर्स की अगर बात करें तो यूएस और फ्रांस ने जिस स्पीड से इंडिया के साथ में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन किया है, उस हिसाब से ब्रिटेन उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कॉलोनियल प्रिज्म कि ब्रिटेन ने इंडिया को समझा इन्फीरियर और इंडिया ने दुश्मनी इस बात को लेकर के रखी कि इन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया था 200 साल से भी ज़्यादा। तो ऐसे में ये जो कॉलोनियल प्रिज्म है इसने म्यूचुअल पार्टनरशिप को, म्यूचुअल परसेप्शन को, म्यूचुअल डायलॉग्स को डिस्टोर्ट कर दिया, बिगाड़ दिया। तो एक एंटी कॉलोनियल रिसेंटमेंट, मतलब जो हमारे यहाँ पर उपनिवेशवाद चल रहा था अंग्रेजों के द्वारा करा हुआ,
उसके चलते हमारी जो मन में नाराज़गी थी वो केवल हमारे मन में ही नहीं, वो ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलती है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं अभी भी उसी नशे में पागल हो रहे हैं कि इंडिया से कैसी दोस्ती, इंडिया तो हमारा गुलाम रहा हुआ है। ऐसे तो हमारे यहाँ पर जैसे ही इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स इस प्रिज्म से बाहर निकलते हैं, पर वहाँ पर आप देखोगे तो लंदन में भी प्रेजुडाइज चलती रहती है और लंदन में भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ में फंसे रहते हैं कि भाई हमने तो उन पर राज किया है, हमारी बराबरी आज इंडिया कैसे कर सकता है। ठीक है, रही सही में आप देखोगे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब पार्टीशन हो गया था, भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग दो टुकड़ों में बांट दिए गए थे। तो एक ये भी हमारे लिए बहुत ही दुखद एक मेमोरी है जिसको हम जल्दी से इग्नोर भी चाह कर भी नहीं कर पाते। बट फिर भी आप देखोगे दिल्ली और लंदन के बीच में एंगेजमेंट्स को बढ़ाने की बहुत कोशिशें की गई है। अब आप देखोगे कि साउथ एशिया में जो भी यहाँ की जो डोमेस्टिक इश्यूज है ना, मतलब लोकल इश्यूज है, उनका असर इंग्लैंड में देखने को मिलता है। वो कैसे कि इंडियन डायस्पोरा भी रहता है यूके में और पाकिस्तान का डायस्पोरा भी रहता है यूके में, और वहाँ पर फिर ये साउथ एशिया की जो लोकल इश्यूज हैं उनको लेकर के वहाँ पर पॉलिटिक्स खेली जाती है। तो ऐसे में साउथ एशिया की जो इंट्रा रीजनल इंटरनल इश्यूज हैं उनके बारे में यूके पॉलिटिक्स पे असर पड़ता हुआ देखा जा सकता है। तो एक ये भी वजह है कि अभी तक यूके के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे या फिर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं जिस लेवल तक फ्रांस और यूएस के पहुंच चुके हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है कि साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, उसका असर इंग्लैंड की पॉलिटिक्स पे पड़े, ब्रिटेन की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे पड़े, इसमें इंडिया ने बहुत कोशिशें की है कि कैसे भी करके यहाँ की जो लोग साउथ एशियन इश्यूज़ का असर वहाँ पे ना पड़े, क्योंकि अगर साउथ एशियन इश्यूज़ का वहाँ पर असर पड़ेगा तो फिर वो वही बात कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर इंडिया का साथ देंगे, तो खुले हाथों से वो कभी भी एक तरीके से कॉपरेट नहीं कर पाते। अब इसमें क्या है, अगर दिल्ली अपनी तरफ से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करता है ना, तो ऐसे में वहाँ पर जो लेबर पार्टी है ब्रिटेन की वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है सिचुएशन को। अब वो क्या करता है वहाँ पे, वो फिर ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर के कश्मीर मुद्दे को उछाल देते हैं, कभी क्या, मतलब कैसे भी करके इंडिया के साथ में रिश्तों को मतलब शांतिपूर्वक आगे बढ़ने से पहले ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है इंग्लैंड की डोमेस्टिक इश्यूज़ में भी। ठीक है, कुछ जनरेशन्स की, अगर पिछले कुछ जनरेशन्स की बात करें तो लेबर पार्टी ने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं शांति दिखानी शुरू की है कि हाँ भाई चलो ठीक है कि इंडिया जो है वो अच्छा देश है, मतलब एम्पैथी दिखानी शुरू की है पिछले कुछ जनरेशन्स में, मान लो पिछले 15-20 साल या 30 साल के अंदर अंदर। और दूसरी तरफ वहाँ पर जो इंग्लैंड में दूसरी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, वो कहीं ना कहीं हल्का सा नम्रता भी दिखाती है इंडिया के लिए। तो ऐसे में थोड़ा बहुत माहौल हल्का फुल्का पिछले 30 सालों के अंदर इंडिया के फेवर में बनता हुआ दिखाई दे रहा है वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। कहाँ पे? ब्रिटेन में। आप देखोगे पिछले 3 दशकों की अगर बात करें तो एक टर्न अराउंड देखा गया। टर्न अराउंड का मतलब बिहेवियर में चेंज देखा गया है कि जो टॉरीज हैं, टॉरीज किसको बोला जाता है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना यूके की, उसके मेंबर्स को टॉरीज बोलते हैं। ठीक है, उनके मेंबर्स को टॉरीज जो हैं वो दिल्ली के नेचुरल पार्टनर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बोरिस जॉनसन क्या है, वो भी ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना उसी के मेंबर हैं। बट दूसरी तरफ जो लेबर पार्टी है वो कहीं ना कहीं इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करती है। तो एक तरफ तो आप देखो कि इंग्लैंड में जैसे ही रूलिंग आती है तो वो तो दिल्ली के साथ रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हैं, बट इसी का पैराडॉक्स, इसी के जस्ट ऑपोजिट कब देखने को मिलता है, जब लेबर पार्टी या फिर इसके जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलिजेंशियाज हैं, वो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं कि जब इंडिया को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। जैसे कि आप देखोगे टॉरीज है, टॉरीज का मतलब कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो तो देखो जो राजा इरा हुआ करता था, कोई जमाने में किंग्स का इरा हुआ करता था, उस सेंटिमेंट क्या है, कंजर्वेटिव वर्ड हो गया ना, ठीक है, वो चेंजेस नहीं चाहते हैं ज़्यादा। जबकि लेबर पार्टी आपको पता है कि एक एक इंडिविजुअल की बात करने लग जाती है। तो ऐसे में लेबर पार्टी तो क्या है, जब भी मौका मिलता है तब कश्मीर मुद्दे को उछालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रही सही में अभी आपने देखा जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट था ना,
उसमें भी लेबर पार्टी ने मौका ही नहीं खोया और जल्दी से जंप करके आ गया कि हाँ भाई, फार्मर्स का जो एजिटेशन है ये बहुत गलत है, फार्मर्स के साथ बहुत गलत कर रही है भारत की सरकार। तो लेबर पार्टी तो ये करने में उतर गई, जबकि दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी कैसे भी करके, टॉरीज जो है वो कैसे भी करके इंडिया के साथ में एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। अब देखो लेबर पार्टी का सीन क्या बनता है वो देखते हैं। आज के 25 साल पहले लेबर फॉरेन सेक्रेटरी रॉबिन कुक क्वीन एलिजाबेथ के साथ में इंडिया में आते हैं, और इंडिया में आते कब है, 1997 की बात है, जब इंडिया 50वीं एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहा था। अब आप देखोगे कि जाते जाते ये जो कुक थे, ठीक है, रॉबिन कुक, लेबर पार्टी के फॉरेन सेक्रेटरी, इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि बोला कश्मीर मुद्दे को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और कश्मीरियों को सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कर दी उन्होंने, मतलब हिदायत दे गए चलते चलते ही। तो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंद्र कुमार गुजराल जी, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कोई भी स्टेटमेंट आपने दिया है ना, ये स्टेटमेंट, ये दुस्साहस, ये जो टेमरिटी आपने शो की है, इससे आप अपने आप पर रिस्ट्रेंट बरतो, ये नहीं चलने वाली बात है। और बाद में क्या कहा कि ब्रिटेन अपने आप को थर्ड रेट पावर कंसिडर करके यहाँ पर कश्मीर मुद्दे पे बातचीत कर रहा है, तो इससे अपने आप को लिमिटेशंस में ले ले। तब जाकर के आप देखोगे कि क्वीन एलिजाबेथ के साथ में, क्वीन एलिजाबेथ यहाँ पे तो आई तो इसलिए थी कि कैसे भी करके शांत, मतलब थोड़ा सा शांत करके जाए इंडियंस को कि भाई हमने जो भी किया बहुत गलत था, या मतलब करने तो कुछ और आए थे और जाते जाते हो गया कुछ उल्टा ही। तो ये है लेबर पार्टी का सीन। लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर की बात कर लो या फिर गॉर्डन ब्राउन की बात कर लो, ठीक है, उन्होंने देखो अपनी स्टांस में थोड़े से चेंजेस किए और कैसे भी करके हल्का फुल्का इंडिया के साथ में एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश की। फिर इसके बाद में जो जेरेमी कॉर्बिन्स आए, उनकी लीडरशिप में लेबर पार्टी ने और ज़्यादा हॉस्टिलिटी बढ़ानी शुरू कर दी कश्मीर मुद्दे पे और ज़्यादा। मतलब ये हुआ कि लेबर पार्टी की स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएशन चलती रहती है। एक लीडर आता है इंडिया के साथ एंगेजमेंट अच्छी रखना चाहता है तो दूसरा बिगाड़ देता है। तो ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा लॉस है कि भाई कहीं पर पार्टियां चेंज होती रहती है तो आइडियोलॉजी का भी इशू आता है। तो परमानेंट एक आइडियोलॉजिकल बेसिस आप अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टैब्लिश या स्टेबल नहीं कर पाते हो, ठीक है। और ये हमने देख ही लिया कि लेबर पार्टी बहुत ही जल्दी कूदने वालों में से थी कि फार्मर्स का जो एजिटेशन है वो बहुत सही है, फार्मर्स के साथ में बहुत गलत कर रही है भारतीय सरकार। इसी के जस्ट ऑपोजिट अगर कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें तो जो टोरी, बोल दिया मैंने टोरीज का मतलब क्या होता है, जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर बनते हैं जब कंजर्वेटिव पार्टी के ही, तो उन्होंने 1990s में जब हमने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की थी ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसको बहुत सपोर्ट किया था। इसके बाद में डेविड कैमरून उन्होंने जो लेबर पार्टी की जो पावर्स थी उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट किया। दैट मीन्स उन्होंने एक तरीके से सारी पावर्स अपने हाथ में लेने की कोशिश की और इंडिया के साथ में अपने रिलेशनशिप और अच्छे करने की कोशिश की। फिर बात आ जाती है थेरेसा मे की। थेरेसा मे, उन्होंने भी बायलैटरल टाइज को बढ़ाने की कोशिश की दिल्ली के साथ में, और उसके बाद में उन्होंने अपनी जो स्ट्रगल थी किसके साथ में, लेबर पार्टी के साथ में, उस स्ट्रगल को लगातार फाइट करती रही कि कैसे भी करके एक अच्छे रिलेशनशिप इंडिया के साथ में बढ़ाए जा सके, क्योंकि स्ट्रेटेजिक आउटकम तभी आएगा जब एंगेजमेंट प्रॉपर होगी बायलैटरल बेसिस पे। और अब बात कर लेते हैं कि अब नया क्या है इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन में। वो है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जॉनसन के द्वारा दिखाई जा रही है कि दोनों के दोनों बायलैटरल रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। और चांसेस ये हैं कि दोनों लीडर्स मिलकर 10 साल की अपनी खुद की बायलैटरल रिलेशन को लेने के साथ में एक स्ट्रेटेजिकल रोड मैप डिक्लेयर करेंगे कि क्या रोड मैप रहेगा ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशनशिप का 2030 तक का, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एरियाज होंगे जिन पे बातचीत की जाएगी। इसके अलावा आप देखोगे कि दोनों जो लीडर्स हैं, मोदी एंड जॉनसन, वो कहीं ना कहीं नई सर्कमस्टांसेस जो निकल के आ रही है ना, उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल काउंटर करना चाह रहे हैं। स्पेसिफिकली बात यहाँ पे की जा रही है, एक तो रीजनल ब्लॉक, जैसे कि ब्रेग्जिट आपको पता है हो चुका है। अब ब्रेग्जिट में यूरोपियन यूनियन को तो छोड़ा है ब्रिटेन ने, यूके ने छोड़ दिया, और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो इंडिया ने RCEP, जो कि चाइना इसको प्रमोट कर रहा था, इंडिया ने इससे अपने आप को विड्रॉ किया। तो दोनों के स्टैंड क्या है, जियोपॉलिटिकली खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना,
और ये जो इंटरनेशनल या फिर जो रीजनल ब्लॉक्स हैं उनसे अपने आप को साइड करके और अपने आप को असर्ट करना। अच्छा, दूसरी चीज़, ये एक दूसरे से, जैसे यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन निकल गया, चाइना सेंटर्ड जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP है, इससे बाहर निकल गया इंडिया। तो इसके साथ में, इन दोनों के साथ में, ये दोनों कोई एकदम सेपरेट नहीं हुए। ट्रेड तो ये कंटिन्यू करेंगे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो ये लगातार रखेंगे इन ग्रुप्स के साथ में, इकोनॉमिक एंगेजमेंट तो कंटिन्यू रहेगा। रही सही में आज इंडो पैसिफिक रीजन एक धुरी बन चुका है, एक्सिस बन गया है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, तो उसमें इंडिया से बेटर कोई ऑप्शन मिलता नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए, क्योंकि इधर क्या देख रहे हो आप, चाइना का राइज, और चाइना का राइज हो रहा है। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो एक आइडियोलॉजिकल गैप भी कहीं ना कहीं है, और दूसरी तरफ इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो आज क्वेड जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है, उसके साथ साथ में ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन सभी कंट्रीज को भी एक जो आशा की किरण अगर दिख रही है एशिया में, या फिर हम जिसको इंडो पैसिफिक रीजन अब बोलेंगे, वो है केवल और केवल इंडिया। तो ऐसे में इनके बीच में एंगेजमेंट होनी लाजमी है, होगी ही। ठीक है, चाहे अब डोमेस्टिक डिफेंस को बढ़ानी हो, चाहे इंडस्ट्रियल बेस को इंक्रीज करना हो, उसमें ब्रिटेन जो है वो डेफिनेटली इंडिया की हेल्प कर सकता है। दोनों साइड अपनी रीजनल एंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो लॉजिस्टिकल जो फैसिलिटीज़ हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, प्रोड्यूस करना और उनको फैसिलिटेट करना, उसकी कैपेसिटी में इंडिया की जो कैपेसिटीज़ है उनको इम्प्रूव करने में ब्रिटेन डेफिनेटली हेल्प करेगा। इंडिया और लंदन दोनों की बात अगर करें तो माइग्रेशन और मोबिलिटी, ये जो दो टर्म्स हैं, ये इंटरनेशनल सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, क्योंकि आज अगर इंडिया और यूके की हम बात कर रहे हैं या ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं, तो दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसी है कि इंडिया के लोग ब्रिटेन में जाकर के काम करते हैं और ब्रिटेन से रेमिटेंस को वहाँ भेजते हैं। जैसे कि हमने देखा, ये अभी पॉलिटिक्स में भी पूरा अच्छे से देखा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की जो जियो पॉलिटिक्स है उसका असर सीधा इंग्लैंड की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे देखने को मिलता है। तो मतलब माइग्रेशन और मोबिलिटी दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए दोनों कंट्रीज आगे काम करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड को भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल कॉपरेशन दोनों के बीच में ज़्यादा देखने को मिल जाए। दिल्ली और लंदन जो है वो पाकिस्तान का जो इरिटेशन है साउथ एशिया में पर्टिकुलरली, उसको भी अब ईज आउट करने में ज़्यादा सफल हो पाएंगे। क्योंकि पहले तो क्या होता था, तो देखो मैं आपको बताऊं, कोल्ड वॉर के टाइम पे नेटो, USA ये मिलकर के मतलब यहाँ पर एक पोल का काम किया करते थे एशियन रीजन में, और दूसरा हुआ करता था USSR। अब इंडिया के रिलेशन तो देखो USSR के साथ अच्छे थे और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे थे इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ में। तो ऐसे में ब्रिटेन और इंडिया दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे। पार्टीशन तो करवाई गए थे, हमारे टुकड़े तो करवाई गए थे, पर रही सही में ये जो गैप था ये और ज़्यादा बढ़ गया था। बट अभी सिचुएशन क्या है, जस्ट उलट है। आज USA के साथ में इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे में UK या फिर हम कहें ब्रिटेन के रिलेशन जो है वो भी इंडिया के साथ में बेटर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को भी टैकल करने में अब उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी प्रॉब्लम पहले आया करती थी। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज़ के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल टर्म्स के लिए कोशिशें की जाएंगी, कैसे भी करके इनके बीच में जो एंडियरमेंट है, दैट मीन्स जो प्रेम भाव है, इसको कंटिन्यू बढ़ाया जा सके और इतने स्ट्रॉन्ग पिलर्स स्टैब्लिश कर दिए जाएं कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर है बोरिस जॉनसन के द्वारा, कि आने वाली जो लेबर गवर्नमेंट्स हैं वो चाहकर भी इंडिया और ब्रिटेन की इस पार्टनरशिप को तोड़ ना सके। ठीक है, तो ऐसे करके ये पूरा हमने सिनेरियो समझा कि क्या अभी अप्स एंड डाउन्स है, कितना पॉलिटिकल बिहेवियर चेंज हो रहा है इंडिया और UK के बीच में, ब्रिटेन के बीच की एंगेजमेंट को। अब आपको मैं बताऊंगा कि ब्रिटेन क्या है, UK क्या है और इंग्लैंड क्या है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है ये पूरा का पूरा मैप। इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से कट मारो, यहाँ से कट मारो, तो ये तो हो गया इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड ये रहा जिसकी क्रिकेट टीम आती है, मैचेस होते रहते हैं। ऊपर वाला ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं स्कॉटलैंड, और ये इधर लेफ्ट में जो छोटा सा पोर्शन है इसको बोलते हैं वेल्स। तो ऐसे करके ये जो पूरा हिस्सा है इसमें 3 कंट्रीज आ गए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स।
अगर इन तीनों कंट्रीज को अगर आप मिला देते हो तो बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अब आप देखो ध्यान से, ये जो मैरून वाली लाइन है ये आपको क्लियर कर रही होगी कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड तीनों आ जाते हैं ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, फिर बात आ जाती है यूनाइटेड किंगडम की। तो यूनाइटेड किंगडम से पहले हम देख लेते हैं आयरलैंड वाला पोर्शन। अब आयरलैंड जो है ये आप देखो, ये पूरा का पूरा ये दूसरे वाला आइलैंड है। इसमें अपर जो ऊपर वाला ये जो पोर्शन है जिसको एन सर्कल कर रहा हूं, ये तो है नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये जो साउथ वाला नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो अब देखो, अब क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आप नॉर्दर्न आयरलैंड को ऐड कर दो, तब जाके यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से कंट्रीज आ गए, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। और इन सारे आइलैंड को पूरा मिला करके क्या बोलते हैं, ब्रिटिश आइल्स। दैट मीन्स जो ब्रिटिश आइलैंड्स हैं उनके लिए बोला जाता है। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने। इंग्लैंड क्या है ये हमने देखा, इंग्लैंड एक कंट्री है, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। ठीक है, फिर बात आ जाती है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्रीज आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और फिर यूके की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन दैट मीन्स स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, और उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड आप ऐड कर दोगे तो वो फिर बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और अब इन सबको मिला करके अगर आप बात करो, जिसमें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी आ गया, नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ गया, ये इधर ग्रेट ब्रिटेन वाले तीनों आ गए, तो इनको मिला करके आप बोल दोगे ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, तो इस तरीके से मेन जो चीज़ थी वो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या डिफरेंस है ब्रिटेन, यूके इनमें, इंग्लैंड में, इनमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।